हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी हमारा एम लक्ष्मीकांत का पार्ट थर्ड डिस्कस करें, जो कि है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का हम पार्ट चैप्टर 22 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ऑलरेडी हमने इसका फर्स्ट लेक्चर यानी कि जो लेक्चर 1 है वो डिस्कस कर लिया है। आज हमारा लेक्चर 2 रहने वाला है, जिसमें हम लोकसभा और राज्यसभा की ड्यूरेशंस के बारे में बात करेंगे। फिर इसमें हम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरीके से इनका डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम जो सीट वैकेंट होते हैं दोनों हाउसेस में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि आज हम ये टोटल 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यानी कि पार्ट थर्ड में लेक्चर थर्ड जो होगा हमारा, उसमें हम इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी कंट्री का जो पार्लियामेंट है यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में संसद कहते हैं, ठीक है। अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो वो 3 चीजों को मिलाकर के बनता है। एक था हमारा लोकसभा, दूसरा था हमारा राज्यसभा और तीसरा था हमारा प्रेसिडेंट। लोकसभा के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, जैसे कि इसे हम पीपल ऑफ द हाउस भी कहते हैं, या हम इसे लोअर हाउस भी कहते हैं, लोअर हाउस। मैंने इसमें आपको बताया था कि इसके जो मेंबर्स हैं वो 545 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, नॉट मोर। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें जो 2 पर्सन होते हैं वो नॉमिनेटेड होते थे, किसके द्वारा? बाय प्रेसिडेंट। और ये 2 नॉमिनेटेड पर्सन कौन होते थे? एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। लेकिन अब ये जो 2 नॉमिनेटेड पर्सन है इसको हटा दिया गया है, यानी कि अभी हमारे कंट्री में टोटल 543 क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है। कहां पे? लोकसभा में। वहीं पे अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा, जिसे हम काउंसिल ऑफ द स्टेट भी कहते हैं, काउंसिल ऑफ द स्टेट, फिर इसमें 250 से ज्यादा मेंबर नहीं होते हैं, नॉट मोर, यानी कि ये मैक्सिमम होते हैं। जिसमें से 12 मेंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं। और किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है? ये भी किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, बाय प्रेसिडेंट। अगर हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करें, ये एक सेपरेट ऑफिस है, सेपरेट ऑफिस। तो इन तीनों को मिलाकर के हमारा क्या बनता है? संसद बनता है, यानी कि पार्लियामेंट बनता है। ये चीज मैंने आपको लेक्चर 1 में भी समझाया था। और क्या बताया था? आर्टिकल 79 से लेकर के 122 पार्ट 5 किसके बारे में डील करता है? पार्लियामेंट के बारे में डील करता है। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता रखा था आपको। फिर मैंने क्या बताया था? जो आर्टिकल हमारा 79 से 22 तक है उसमें क्या क्या बातें रखी गई है? ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, कंपोजिशंस के बारे में, ड्यूरेशंस के बारे में, ऑफिसर्स के बारे में, प्रोसीड्यूर्स के बारे में, प्रिविलेज के बारे में, और पावर जो है किसके? पार्लियामेंट के सदस्य के पास जो भी पावर्स हमें देखने को मिलता है उसके बारे में। फिर मैंने आपको सिस्टम ऑफ द जो लोकसभा इलेक्शन है यानी कि सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा, इसके बारे में बताया था। ये सारी चीजें और ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा था। आज हम सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ड्यूरेशंस, यानी कि इसमें हम लोकसभा एंड राज्यसभा के ड्यूरेशंस के बारे में बात करेंगे।
सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को अगर हम बात करें तो इसको कंटिन्यूइंग चैम्बर्स भी कहा जाता है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। इसके हर एक मेंबर जो अपना सर्विस देते हैं, सर्व करते हैं, मैक्सिमम कितने साल तक के लिए देते हैं? 6 साल तक। इसीलिए जो हमारा राज्यसभा है उसे परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? परमानेंट हाउस। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण यही है कि ये डिसॉल्व नहीं होता। डिसॉल्व ना होने का भी कारण क्या है कि हर 2 साल में जो 1/3 मेंबर हैं वो क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं और तुरंत ही उसकी जगह पे नए मेंबर आ जाते हैं जो 6 साल तक के लिए अपनी सर्विसेज लोकसभा में देते हैं, राज्यसभा में अपनी सर्विसेज देते हैं। और राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं, राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट। कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। ये चीज मैंने जब आपको चैप्टर 21 मैंने आपको चैप्टर कौन सा समझाया था? 18 समझाया था, जो कि था हमारा वाइस प्रेसिडेंट। उसमें मैंने बताया था कि जो राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। तो हर 2 साल में जो इनके 1/3 मेंबर रिटायर होकर के जो तुरंत नए पर मेंबर्स आ जाते हैं, इसी वजह से जो हमारा राज्यसभा है वो डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन इसमें कुछ अपोजिट हो जाता है लोकसभा में। लोकसभा में एक तो इनका जो ड्यूरेशन रहता है वो 5 साल का रहता है। कब से कब तक? जो भी इनकी पहली मीटिंग होती है तब से लेकर के 5 साल तक इनका क्या रहता है? कार्यकाल चलता है। अगर हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में, जैसे ही लोकसभा के अंदर जो रूलिंग पार्टी है, कौन सी पार्टी है? रूलिंग पार्टी है, उसके अगेंस्ट में यदि नो कॉन्फिडेंस मोशंस लाया जाता है और उसमें जो रूलिंग पार्टी है अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाती है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? हमारा राज्यसभा डिसॉल्व हो जाएगा। यानी कि चाहे उसका 5 साल पूरा ना हुआ हो, फिर भी जो लोकसभा है वो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसने अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाई है। या हम बात करते हैं कि लोकसभा प्रेसिडेंट के द्वारा भी डिसॉल्व किया जा सकता है, डिक्लेयर किया जा सकता है किसी भी टाइम। किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। यानी कि मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये एडवाइस दिया जाता है कि अब लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? उसी टाइम लोकसभा को डिसॉल्व डिक्लेयर कर देगा। लेकिन इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं दिया जा सकता। इमरजेंसी के टाइम पे लोकसभा का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 महीने के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। कब? नेशनल इमरजेंसी की ड्यूरेशन में क्या है कि जो लोकसभा का जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। कितना? तो 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन 6 महीने के बाद इसे दोबारा एक्सटेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि इमरजेंसी ही 6 महीने बाद क्या है? खत्म हो जाती है और दोबारा से पार्लियामेंट में इमरजेंसी के लिए प्रोविजन लाना पड़ता है। इसीलिए नेशनल इमरजेंसी की ड्यूरेशन में क्या है? जो लोकसभा का जो टाइम है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए, ओनली 6 मंथ के लिए। तो ये ड्यूरेशन देखने को मिलता है हमें लोकसभा का। किसका? लोकसभा का। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा क्वालिफिकेशंस का। इसमें भी हम लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों को पैरेलल लेके चलेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर क्या प्रोविंस देखने को मिलते हैं क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग में? सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ये यानी कि चाहे आपको राज्यसभा का मेंबर बनना हो या लोकसभा का सदस्य बनना हो, पहली क्वालिफिकेशन क्या रखी गई कि भाई आपके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, पहला। दूसरा रखा गया है कि भारत का जो संविधान है, यानी कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर क्या रखना है? आस्था रखना है, यानी कि निष्ठा रखना है। और हमारे देश की जो संप्रभुता है, जिसे हम सॉवरेनिटी कहते हैं, या इंटीग्रिटी जिसे हम अखंडता कहते हैं, उसको बनाए रखना होगा। तब जाकर के वो क्या रह सकता है? हमारे लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। तीसरा कंडीशन क्या रखा गया है? यदि आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो
तो आपकी मिनिमम एज 30 ईयर होनी चाहिए, और अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर होनी चाहिए। ये दो एज रखी गई है राज्यसभा और लोकसभा के लिए। फिर अगर बात करते हैं ये सारे किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, जो भी पार्लियामेंट्री प्रोविंस जो हमारा एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1915 उसके तहत, उसमें क्या है कि राज्यसभा और लोकसभा की जो रिक्वायरमेंट यानी कि जो कैंडिडेट है वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके आने चाहिए, तब जाकर के वो या तो राज्यसभा के लिए या लोकसभा के लिए वो क्या बन सकते हैं, मेंबर्स बन सकते हैं। इसमें एक अपवाद हमें ये देखने को मिलता है कि कोई भी कैंडिडेट अगर वो असम के डिस्ट्रिक्ट से जीत करके आता है, उसी तरीके से वो लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसी से यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट के आसाम के कॉन्स्टिट्यूएंसी से होगा। यानी कि आप ये समझिए इसमें जो एक अपवाद है वो अपवाद ये है कि यदि कोई भी उम्मीदवार जिले के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ता है तो उसे असम के स्वैत जिले से निर्वाचित होना चाहिए। और यही बात जो हमारी यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप की, जो लक्षद्वीप की बात करते हैं, लक्षद्वीप और जो सिक्किम है उसके लोकसभा के लिए पूरे जो सिक्किम के लोकसभा के लिए भी क्या है, के लिए यही बात लागू होता है। फिर वहीं पे अगर हम आगे की बात करें, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब्स है जिसको रिजर्वेशंस दिए गए, जिसके सीट्स में रिजर्वेशंस दिए गए, तो कैंडिडेट है अगर कोई कैंडिडेट एससी या एसटी का है तो वो उस रिजर्वेशंस के सीट पे भी इलेक्शंस लड़ सकता है, या तो वो बिना नॉन रिजर्व सीट पे भी वो क्या कर सकता है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग क्या कर सकते हैं, नॉन रिजर्व सीट के लिए भी क्या कर सकते हैं, से इलेक्शंस लड़ सकते हैं। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस दी गई है किसके लिए, लोकसभा और राज्यसभा के लिए। आगे देखते हैं आगे का टॉपिक। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि कब किसी भी कैंडिडेट को अयोग्यता यानी कि घोषित किया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर आपको डिस्क्वालिफिकेशंस प्रोविजंस भी देखने को मिलेगा। क्या क्या, यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए या तो राज्यसभा का मेंबर है या लोकसभा का मेंबर है, यदि वो कोई अदर ऑफिस को, प्रॉफिट ऑफिस को क्या कर रहा हो, होल्ड कर रहा हो, यानी कि उस पर बैठ करके काम कर रहा हो, तो उसकी जो राज्यसभा या लोकसभा की जो कैंडिडेट के तौर पर जो सदस्य है उसको वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, या उसको कोर्ट के द्वारा अनसाउंड माइंडेड भी घोषित कर दिया जाता है, तो उस कैंडिडेट को राज्यसभा या लोकसभा की जो मेंबरशिप है या सदस्यता है उससे उसको हटा दिया जाएगा। फिर वहीं पे बात करते हैं, यदि उसके पास कोई अनडिस्चार्ज इन्वॉल्व उसमें शामिल होता है, या वो भारत का नागरिक नहीं है, या पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाइड के अंदर में आता है, तो इस कंडीशंस में भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य को क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं जो डिस्क्वालिफिकेशंस अंडर जो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1915 उसके अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशंस रखा गया वो क्या क्या रखा गया, यदि किसी व्यक्ति को गिल्टी पाया जाता है, यानी कि यदि कुछ चुनाव अपराधों या चुनाव में भ्रष्टाचार के कारणों से क्या पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, गिल्टी पाया जाता है, यदि दोषी उसे ठहराया जाता है और वो 2 साल से ज्यादा क्या है जेल में रह चुका है, यदि समय पर चुनाव खर्च का हिसाब वो नहीं दे पाता है तो उसमें विफल रहता है, यदि सरकार के द्वारा जो भी बात करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है वो खुद को सर्व करता है यानी कि सेवाओं में रुचि रखता है, यदि लोग यानी कि लाभ का पद धारण करता है, या ऐसे निगम में निर्देश के जिसमें उस सरकार का वो शेयर कितना 25% है में स्वामित्व है, यदि भ्रष्टाचार या विश्वासघात के लिए सरकारी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया जाता है, तो इन कारण में क्या है किसी भी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। और ये प्रेसिडेंट कब डिसीजंस लेता है,
यानी कि चुनाव आयोग की राय के आधार पर राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम माना जाता है। इस बेसिस पे ही क्या है, किसी भी लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स को क्या कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब आज का जो लास्ट टॉपिक है वो ये है कि किस तरीके से हमें लोकसभा एंड राज्यसभा की जो सीट्स होती है उसमें हमें वैकेंट यानी कि जो पद है वो खाली हमें दिखता है। सबसे पहले बात करते हैं अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत जो डबल मेंबरशिप। यदि कोई व्यक्ति 2 सदन के लिए चुना जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर अंदर क्या होगा, एक हाउस से अपनी जो मेंबरशिप है उसको खोना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए ये एक एक्स कैंडिडेट है जो लोकसभा से भी है और राज्यसभा से भी है, तो 10 दिन के बाद क्या होगा, आफ्टर 10 डेज, तो इसकी जो सदस्यता है यानी कि जो मेंबरशिप है वो राज्यसभा से क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। यानी कि वो उसको क्या करेगा, खो देगा। क्या करेगा, उसको खो देगा। तो इस तरीके से क्या है, एक राज्यसभा में जो सीट्स है वो क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करते हैं, यदि कोई एक मेंबर यानी कि समझिए यदि एक सदन का मौजूदा सदस्य दूसरे सदन के लिए चुना जाता है तो पहले सदन की सदस्यता उसकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। एक एग्जांपल और समझिए, मान लीजिए ये एक राम पर्सन है, ये अभी लोकसभा का सदस्य है। अब वो चाहता है कि उसे राज्यसभा का मेंबर बनना है, और वो राज्यसभा का अगर सदस्य बनता है, मेंबर बनता है, तो ऑटोमेटिकली इसकी क्या होगी, जो लोकसभा का जो मेंबरशिप है वो क्या हो जाएगा, ये लॉस्ट कर देगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, लोकसभा में सीट क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी, यानी कि खाली हो जाएगी। लोकसभा की एक सीट क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। फिर यदि एक ही सदन में 2 सीट के लिए चुनाव जाता है तो एक सीट पे क्या हो जाएगा, वो खाली हो जाएगा। मान लीजिए, तो दोबारा समझिए, एक एक्स पर्सन है, वो राज्यसभा के लिए 2 सीट से लड़ता है, एक सीट यहां से चुनाव लड़ता है, एक सीट यहां से चुनाव से लड़ता। तो अगर ये इस सीट से निकल के आता है तो ये सीट इसका क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक वैकेंसी देखने को मिल रहा है, यानी कि वैकेंटी खाली देखने को मिल रहा है। तो एक इस कंडीशंस में भी क्या है, सीट्स खाली हो जाती है। फिर डिस्क्वालिफिकेशंस, यानी कि किसी भी कैंडिडेट मेंबर्स को या सदस्य को डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो सीट्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वैकेंट, यानी कि खाली हो जाएगी। उसकी जगह पे फिर किसी दूसरे मेंबर्स को, किसी दूसरे सदस्य को लाया जाएगा। फिर बात करते हैं रिजिग्नेशंस, यानी कि इस्तीफा। यानी कि समझिए कि कोई कैंडिडेट या कोई मेंबर सदस्य, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, वो क्या करता है, अपने पद के लिए जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो खड़ा है, जो सीट्स है, उससे वो क्या करता है, रिजिग्नेशंस दे देता है। अगर लोकसभा का होगा तो वो किसको देगा, अगर लोकसभा का है तो वो स्पीकर को देगा, और राज्यसभा का है तो वो किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। तो इस केस में भी क्या है, उसकी जो सीट होगी वो क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। इसमें ये भी याद रखिए कि यदि जो हमारे चेयरपर्सन है, यानी कि जो हमारे स्पीकर हैं लोकसभा के और राज्यसभा के जो चेयरमैन है, तो ऐसा लगता है कि इस्तीफा पत्र असली नहीं है या जबरदस्ती दिया जा रहा है, तो इसे वो क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसे खारिज भी किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं। फिर बात करते हैं अब्सेंस, जिसे हम अनुपस्थिति भी कहते हैं। मान लीजिए कि यदि कोई भी सदस्य, कोई भी मेंबर्स संसद में अगर 60 डे से ज्यादा वो एब्सेंट रहता है जब पार्लियामेंट्री सेशंस क्या हो, स्टार्ट हो, और विदाउट परमिशन, तो ऑटोमेटिकली 60 दिन बाद क्या किया जाएगा, उस सीट को क्या कर दिया जाएगी, खाली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी कि फिर जो मान लीजिए ये एक एक्स पर्सन है,
एक्स पर्सन ही लेके चलते हैं। मान लीजिए ये एक्स पर्सन है जो कि हम बात करते हैं लोकसभा का क्या है, मेंबर है, क्या है, लोकसभा का मेंबर है। और यहाँ पे पार्लियामेंट्री सेशंस क्या है, स्टार्ट है, पार्लियामेंट्री सेशंस क्या है, स्टार्ट है, ठीक है। और ये बिना परमिशन यानी कि विदाउट परमिशन क्या करता है, 60 डे से ज्यादा एब्सेंट रहता है तो ऑटोमेटिकली जो इसकी जो सीट है वो क्या कर दी जाएगी, क्या वो खाली घोषित कर जाएगी, यानी कि वैकेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि भाई एक्स पर्सन की जो सीट है वो क्या है, खाली है। तो यानी कि एक एब्सेंस के तौर पे भी क्या है, हमें वैकेंसी देखने को, वैकेंट देखने को मिलता है। फिर हम अदर केसेस में भी बात करते हैं, जैसे कि इलेक्शन यानी कि समझिए इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया, वो डिक्लेयर अवॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, या सदन द्वारा उसको निष्कासित कर दिया जाता है, या बात करते हैं प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के लिए वो इलेक्ट होके आते हैं तो भी उस मेंबर की जो सीट होगी राज्यसभा या लोकसभा में वो खाली हो जाएगी। जब मैंने आपको चैप्टर 17 बताया था या जो चैप्टर हमारा 18 था उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये ना तो लोकसभा का मेंबर होते हैं ना ही राज्यसभा के, दोनों में से किसी भी हाउसेस के मेंबर नहीं रहते। तो ऑटोमेटिकली यदि कोई पर्सन है, मान लीजिए वाई पर्सन है, वो राष्ट्रपति के लिए इलेक्ट होके आता है तो उसकी जो लोकसभा या जो राज्यसभा की जो सीट्स होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो इस कंडीशंस में या किसी भी कैंडिडेट को गवर्नर के लिए चुना जाता है तो इस केसेस में भी क्या है, हमें लोकसभा या राज्यसभा में क्या है, एक सीट वैकेंट देखने को मिलेगी। इस कंडीशंस में क्या है, राज्यसभा और लोकसभा में सीट खाली हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने क्या ड्यूरेशंस होते हैं राज्यसभा और लोकसभा का, जिसको क्वालिफिकेशंस डिसक्वालिफिकेशन, फिर बात करते हैं कि वैकेंट, ये सारे टॉपिक को हमने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे उससे पहले हम अपने डाउट क्लियर करेंगे, तब हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।